नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के खास प्रोग्राम यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज के अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे इजराइल और हिजबुल्लाह के सालों से चल रहे युद्ध के बारे में, जहां एक तरफ इजराइल ने हिजबुल्लाह पर जोरदार अटैक किया है तो अब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को आंख दिखाई है। इसके बाद हम बात करेंगे अमेरिकी चुनाव की, जहां ट्रंप की वापसी से इजराइल में जोश है तो वहीं ईरान के होश उड़ चुके हैं, या यूं कहें कि ईरान को डर सताने लगा है कि भाई आगे क्या होगा। इसके बाद हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की, जो लगातार जारी है। कुछ लोग कहते थे 2 दिन में खत्म होगा, नहीं 7 दिन में खत्म हो जाएगा साहब, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेगा। लेकिन कैलेंडर चेंज हो रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध जो है वो रुक नहीं रहा है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद क्या कुछ बदलाव हैं? बिल्कुल बदलाव है, वो भी हम आपको बताएंगे। और अब शायद कीव घुटने टेकने को तैयार हो जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे पहली खबर से, जो कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव और संघर्ष की है। जी हां, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव और संघर्ष लंबे समय से चल रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से जारी युद्ध में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कई बड़े सैन्य ऑपरेशन किए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के कई आतंकी और सैन्य कमांडर मारे गए हैं। हाल ही में इजराइल ने लेबनान में एक बार फिर भीषण बमबारी की और इस हमले ने लेबनान के 33 लोगों की जान ले ली है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं लेबनानी गुट हिजबुल्लाह की ओर से भी इजराइल पर रॉकेट से अटैक किया जा रहा है। चलिए पीछे आपको बड़ी स्क्रीन पर हम ये दिखाते हैं कैसे ये हमले हुए थे, उसके बारे में भी जानकारी आप लीजिएगा। ये देखिए, ये इजराइल है और ये लेबनान है। तो ये युद्ध की जो प्रक्रिया है, युद्ध का जो सिलसिला है, ये लगातार चलता जा रहा है। इजराइल भी हमले झेल रहा है और उस तरफ दूसरी तरफ लेबनान भी जो है उस पर भी हमले हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले की ये तस्वीरें। मैं कहूँगा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको मैप दिखाया, इस तरीके से समझाने का प्रयास किया कि कैसे युद्ध की स्थिति इस वक्त क्या है। चलिए मैं इस कैमरे पे वापस आता हूँ और आपको मैं बताऊं, ये पीछे हमारे जो चल रहा है, ये बिल्कुल बार बार इजराइल ने दिखाया है कि कैसे जो हूथी हैं, हिजबुल्लाह हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं अंडरग्राउंड। एक घरों के अंदर इनकी मिसाइलें, ये हीट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के तरीके से आप समझ सकते हैं, है तो ये एनिमेशन, लेकिन ऐसे छिप के ये वार किया करते हैं, कायराना हमले किया करते हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा में एक नर्सरी स्कूल पर ड्रोन हमला किया है। नर्सरी स्कूल पर यह इस हमले की बात करें तो उस वक्त वहां पर स्कूली बच्चे मौजूद थे, लेकिन समय रहते सब बंकर में चले गए, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बच्चे बच गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के नानहान शहर पर भी मिसाइल हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जो है वो लगातार जारी है। इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स को ढेर कर दिया है, जिनमें खियामन, तेबनियत और गजर क्षेत्रों के फील्ड कमांडर और हाजिर क्षेत्र के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के कमांडर भी जो हैं वो शामिल हैं। तो ये युद्ध जो है लगातार भीषण होता जा रहा है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आप देखिए कैसे ये हमला लगातार भीषण हो रहा है। इजराइल ने भी हमला झेला है, इजराइल को भी थोड़ा सा यहाँ पर झटका लगा है। ऐसा नहीं कि इजराइल को नुकसान नहीं हुआ है। 11 तारीख की बात करूं तो इजराइल पर भी हमला हुआ, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। और कौन ये हमला कर रहा है? ये हमला कर रहा है हिजबुल्लाह। ये कहां से कर रहा है? ये लेबनान से हमला कर रहा है। वो और भी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाएंगे अपनी बड़ी स्क्रीन पर कैसे ये हमले के लेकर ग्राफिक्स के जरिए से। चलिए बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे हमले में क्या कुछ हो रहा है, क्या खास है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पीछे जो है बड़ी स्क्रीन पर बताने का प्रयास करेंगे। हिजबुल्लाह का हमला 11 नवंबर को हिजबुल्लाह का उत्तरी इजराइल, तो नॉर्दर्न इजराइल जो बार बार कहा जा रहा है, नॉर्दर्न इजराइल पर ही टारगेट जो है वो किया जा रहा है, उसी को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। नॉर्दर्न इजराइल ही यहाँ पर मुख्य टारगेट है, करीब है ये कारण है। हिजबुल्लाह ने 165 से ज्यादा रॉकेटों को तेजी से दागा है। 165 रॉकेट दागे, इजराइल झेल नहीं पाया, इजराइल को दिक्कत हुई। अब आगे क्या, ये लीजिए। इजराइल पर हमले की हिजबुल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली है। काफी जिम्मेदार बनता है हिजबुल्लाह, लेकिन कायराना हरकतें, छिपके वार करना, ह्यूमैनिटेरियन एड वाले शेल्टर से फायर करते हैं रॉकेट। सोचिए, इजराइल का दावा है ज्यादातर रॉकेटों को रोक दिया गया। अब ये बातें कही जाती हैं कि ज्यादातर को रोक दिया गया, लेकिन क्या वाकई रोक दिया जाता है? कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। अब क्या मिस हो जाती है, नहीं होती, आगे आपको बताते हैं। इजरायली सेना ने गाजा पर तेज किया अपना हमला।
रोकने की बात कही, लेकिन फिर उसका रिस्पॉन्स भी जो है वो इजराइल ने दे दिया। इजराइल ने भी हमले अपने तेज कर दिए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। 24 घंटों में 46 लोगों की मौत का दावा कर रहा है इजराइल। कह रहा है 46 लोग मारे गए हैं। लेकिन इजराइल एक ऐसी फौज है, एक ऐसी सेना है जो सबूत देती है, बताती है हमने क्यों हमला किया है। दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर है, दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। कितने ही लोग यहां पर मारे जा चुके हैं, कितने ही घायल हैं। लेबनान में बीते 24 घंटे में करीब 33 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं। संजीव जी, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या समझते हैं, क्या किस ओर बढ़ रहा है युद्ध? देखिए शिवम जी, ये जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का ये जो युद्ध है, ये आगे आने वाले समय में जारी रहेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह एक हमास की तरह से ही आतंकी संगठन है और इजराइल वर्तमान समय में आतंकवादियों के सफाये के लिए संकल्पबद्ध है। और अब तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन भी आने वाला है। 20 जनवरी से वो अपना कार्यकाल शुरू करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप का जो आतंकवाद के प्रति जो रुख रहता है वो भी बहुत ही सख्त रहता है। जैसा कि हमने देखा था कि अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने इस्लामिक स्टेट की जो फिजिकल टेरिटरी रक्का और मोसुल में अबू बकर अल बगदादी ने जो स्थापित कर रखी थी, उसको अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। तो अब तो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इन आतंकियों के लिए डेडली साबित होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इसराइल अपने आतंकवाद विरोधी जो कार्रवाई है उसको जारी रखेगा और हिजबुल्लाह को कमजोर से कमजोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जहां तक ईरान का प्रश्न है, तो मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान के ऊपर इस तरीके का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि ईरान किसी तरीके से इसराइल के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करे, और जिसको कहते हैं कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी शक्ति के साथ शांति को स्थापित करने की जो कोशिश है, वो डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच होता है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ एक दबाव बना करके वो ईरान को काबू में रखने की कोशिश करेंगे, ईरान के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि जहां तक रीजनल स्टेट टू स्टेट वॉर का प्रश्न है, तो इस बात की पर संभावना आप बने रहिए हमारे साथ, बड़ी स्क्रीन पर भी हम चलेंगे। आपसे मैं को अनुरोध दूंगा, एक छोटा ब्रेक हमें लेने को कहा जा रहा है, बने रहिए। लेकिन हम आपको मैप के जरिए, बड़ी स्क्रीन से हम आपको दिखाने का अपने हाव भाव और अपने स्टाइल के साथ ही विवादों को लेकर हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन इस बार ट्रंप ने व्हाइट हाउस की दौड़ में जीत का परचम लहराया है और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट और उपराष्ट्रपति कमाला हैरिस को प्रेसिडेंशियल चुनाव में हरा दिया। हालांकि दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे का मुकाबला देखा गया था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से सबसे ज्यादा खुशी इजरायली खेमे में देखी जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को शानदार जीत की बधाई देते हुए कहा था कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पिछले दिनों में कई बार कॉल पर बात हो गई, जिसमें इजराइल और अमेरिका के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। दरअसल ट्रंप की जीत के बाद इजराइल को जारी विवाद में अमेरिका से सैन्य और कूटनीतिक दोनों ही लिहाज से ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दोस्ताना संबंध है। ईरान पर ट्रंप के आक्रामक रुख और अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान कई कदमों में ने उनका जो है संबंधों को और मजबूत किया है। नेतन्याहू को उम्मीद है कि इस बार भी ट्रंप ईरान के खिलाफ इजराइल का पूरा साथ देंगे। हालांकि ईरान के कई अधिकारियों ने ट्रंप के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन अब ये तो समय बताएगा कि ट्रंप दूसरा कार्यकाल जो है वो ईरान के लिए कितना आक्रामक रहने वाला है उनका। तो ये ही जो है मेन मुद्दा जो है वो रहने वाला है। चलिए, हमारे साथ श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, एक तो मुद्दा वो रहा, और अब ट्रंप का आना कितना फायदेमंद होने वाला है इजराइल के लिए? इजराइल बहुत खुश है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समान ही आतंकवाद और अतिवाद जैसे मुद्दों पर कठोर विचार रखने वाले और कठोर कार्रवाई करने वाले जो नेता हैं, वो व्हाइट हाउस में फिर से आ गए हैं। और जाहिर है कि जैसा कि मैं कह रहा था कि जो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कॉम्बिनेशन है, वो ईरान और ईरान के जो टेरर प्रॉक्सीज हैं उनके लिए डेडली साबित हो सकता है। और जाहिर है कि ईरान इससे भारी दबाव में है। अभी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनाई ने
हाल के समय में कुछ ट्वीट्स लिखे थे और उन ट्वीट्स में उनकी जो हताशा है, उनकी जो असुरक्षा है, वो स्पष्ट रूप से दिखती है। वो अमेरिका के ऊपर, इज़राइल के ऊपर तरह तरीके के आरोप लगाते हुए दिखे और उन्होंने कहा कि ईरान हर तरीके की स्थिति के लिए तैयार है, वगैरह वगैरह। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, वो इस बात को दर्शाती हैं कि ईरान भारी दबाव में है। पहले से ही ईरान के ऊपर इजराइल ने एक बड़ी कार्रवाई कर रखी थी और उसके बाद अब ट्रंप प्रशासन का फिर से सत्ता में वापस लौटना ईरान के लिए निसंदेह एक बुरी खबर मैं कहूंगा है। और पिछला कार्यकाल यदि आप शिवम जी देखें तो ट्रंप प्रशासन ने ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था, विड्रॉ कर लिया था। ईरान के ऊपर उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाया था, ईरान को पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था से काट दिया था। ऑयल का जो ईरान का जो एक्सपोर्ट होता है उसको बहुत ही मिनिमाइज कर दिया था। तो ऐसे में वर्तमान समय में अब फिर से जब ट्रंप प्रशासन आ गया है, तो ऐसे में उनका जो अप्रोच होगा ट्रंप का और ईरान के प्रति बेहद सख्त होगा। और साथ ही साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अभी हाल में राष्ट्रपति ट्रंप के एसेसिनेशन को लेकर के जो वहां पर साजिशें रची गई, उसमें ईरानियन कनेक्शन का भी होना सामने आया है। एक ईरान का कोई ऑपरेटिव जिसके के साथ बिल्कुल श्रीवास्तव जी, और भी थोड़ा सा माफी चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। एक और खबर है हमारी, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है। अब आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आपके लिए अब बहुत कुछ लेकर आए हैं। पुतिन हार नहीं मानते। अब ये रशिया यूक्रेन का भी जो वॉर है वो किस लेवल पर पहुंच चुका है। जिस तरीके से यूक्रेन 3 साल से रूस को चुनौती दे रहा है, उससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद गुस्से में हैं। पुतिन ने अब जंग का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। उनके निशाने पर 4 यूरोपीय देश हैं। खबर है कि रूसी सेना एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और मोल्दोवा पर हमला कर सकती है। ये दावा कुछ एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, जिसके बाद इन चारों यूरोपीय देशों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तो वहीं रूस यूक्रेन जंग अब और भयंकर मोड़ पर पहुंचने वाली है। यूक्रेन रूस जंग के बीच अब तक हथियारों, मिसाइलों से युद्ध हो रहा था, मगर अब चीजें बिगड़ती तो ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर पर चला जाएगा। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, आप क्या समझते हैं कि भाई अब कुछ इसमें बदलाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ये एक ऐसा फ्रंट है जिसके बारे में डिस्कशन कम हो रही है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। देखिए, ये हम इस बात को अच्छी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जानता है कि राष्ट्रपति पुतिन बेहद महत्वाकांक्षी है और उनका जो लक्ष्य पहले यूक्रेन के ऊपर हमला करना, उसको अपने कब्जे में ले लेना का था और उसके बाद यूक्रेन में यदि उनको सफलता मिल गई होती तो फिर वो अन्य जो आपने जो टेरिटरीज जॉर्जिया, एस्टोनिया, लातविया, इस तरीके की टेरिटरीज हैं, उनकी तरफ उनके जो मंसूबे हैं, स्वीडन और फिनलैंड को लगातार धमकियां देते रहे और उन धमकियों की वजह से अभी आप देखिए तो स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो का जो अम्ब्रेला ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं, बस फाइनल 10 सेकंड्स बिल्कुल जी जी, देखिए ये जो रशिया की जो महत्वाकांक्षा बड़ी है हाँ। और मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर रशिया के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही बात करेंगे, अमेरिका को नीचे झुकने नहीं देंगे। ये बात बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से आपने पूरे मामले को समझाया। दर्शकों, तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है रूस यूक्रेन युद्ध का। इसमें अपडेट्स क्या है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटी